Our next topic is about the dysmenorrhea. डिसमेनोरिया क्या होता है? सबसे पहले तो ये हम देखते हैं ना, तो इसमें ये होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन होती है दैट इज़ एक्चुअली वेरी मच पेनफुल, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसमेनोरिया. इट इज़ डिफाइंड एज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन. अब ये जो डिसमेनोरिया होता है ना, इसकी टू टाइप्स होती हैं. एक प्राइमरी डिसमेनोरिया होता है और सेकेंडरी होता है. प्राइमरी से समझ आ रही है कि इसका कोई मतलब कोई कॉज नहीं होता. जैसे ही पेशेंट को मेनार्की होती है, मींस फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है, तो तब उसको जो है ये दर्द जो है वो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है. और कहते हैं कि विद टाइम जो है ना ये खुद ही ठीक हो जाती है पेन, ठीक है. लेकिन जो सेकेंडरी डिसमेनोरिया होता है ना, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ना बाद में थोड़ा सा जाके, मतलब पहली साइकिल्स उसकी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में कोई पेन नहीं थी, लेकिन बाद में जाके ना उसकी पेन शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और कोई पैथोलॉजी होती है, अंडरलाइंग पैथोलॉजी ज़रूर होती है, ठीक है, सेकेंडरी एमेनोरिया में. तो प्राइमरी और सेकेंडरी में यही मेन चीज़ होती है कि प्राइमरी जो है वो मेनार्की से हो जाती है और सेकेंडरी जो है उसमें कोई अंडरलाइंग कॉज होती है और वो बाद में जाके होती है, ठीक है. अब इनकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? किसकी कॉजेज़ किसकी हमने देखनी है? सेकेंडरी एमेनोरिया में, जिसमें अंडरलाइंग पैथोलॉजी होगी. अब उसमें पेन हो रही है ना, तो पेन किस में होती है? आपने सुना होगा एंडोमेट्रियोसिस का नाम, एडिनोमायोसिस का नाम. इसमें क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस में एब्नॉर्मल साइट पे एंडोमेट्रियम बन गया होता है, ठीक है. और एडिनोमायोसिस में जो मायोमेट्रियम होती है उसके अंदर एंडोमेट्रियल टिश्यू चला गया होता है, ठीक है. तो इसमें ये वाले पेशेंट्स आप वार्ड में भी देखेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स कितनी पेन के साथ आ रहे होते हैं. तो दैट इज़ एक्चुअली पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, डिसमेनोरिया जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है. फिर दूसरी चीज़, कोई इन्फ्लेमेशन में तो आपको खुद पता है कोई ऑर्गेनिज्म होगा और ऑर्गेनिज्म ने वहाँ पे इन्फेक्शन किया होगा, इन्फ्लेमेशन की होगी पेल्विक साइड पे, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़. तो ऑब्वियसली उसमें जो है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगी ना, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो ऑब्वियसली जब मेंस्ट्रुएशन हो रही होगी तो पेशेंट को पेन चल रही होगी साथ साथ, ठीक है. फिर तीसरा आता है सर्वाइकल स्टेनोसिस, ठीक है. ऊपर से मेंस्ट्रुअल ब्लड आ रहा है, नीचे से सर्वाइकल जो है, सर्विक्स जो है वो बंद हुई हुई है, स्टेनोस्ड हुई हुई है, ठीक है. तो पेशेंट को दर्द नहीं होगी तो क्या होगा? दर्द होगी ना उसे. और जो है क्या होता है कि हिमेटोमेट्रिया होता है, ये कभी कभार होता है. बस कॉज जो है ये कभी कभार होता है कि जिसमें एक्चुअली यूट्रस के अंदर ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड इन यूट्रस. अब खुद सोचें, यूट्रस में ब्लड है तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पेशेंट को पेन होगी, ठीक है. हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन में क्या होगा, ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है. तो इसमें एक्चुअली ना पेशेंट्स डिफरेंट होते हैं. अब एक पेशेंट आपके पास आती है, कहती है डॉक्टर साहब मुझे ना पेन होती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान में, ठीक है. तो अब हम उसे नॉर्मल भी कंसिडर कर सकते हैं, एबनॉर्मल भी कंसिडर कर सकते हैं. तो हम उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ये पता लगाने के लिए कि वो पेन जो उसको हो रही है वो कैसी कैटेगरी की है. तो हम उससे पूछेंगे कि क्या आपको इतनी दर्द होती है कि आपको पेन किलर्स लेना पड़ जाती हैं? क्या आपको इतनी दर्द होना शुरू हो जाती है कि आपको हॉट बैग्स रखने पड़ते हैं? वो आपको पता होगा, वो हॉट बैग्स होते हैं, पानी गर्म करके अंदर डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि पेन कम हो जाती है. क्या आपको इतनी पेन होती है? आपको पेन इतनी होती है कि आप स्कूल नहीं जा सकती हैं, आपकी डेली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऑल्टर हो जाती हैं, वो आप कर नहीं पाती, ठीक है. क्या आपको इतनी पेन होती है कि आप रात को सो नहीं सकती? इस तरह पूछना है उससे, ठीक है. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिससे आपको पता चल सके उसकी सिवियरिटी ऑफ पेन क्या है. क्या उसकी पेन इतनी है कि वो अपने काम ही नहीं कर पा रही, सो नहीं पा रही, खा नहीं पा रही, ठीक है. तो फिर हम क्या करते हैं, वो जो पेन वाला पीरियड होता है, फिर अगर उसको बहुत ज़्यादा पेन है, वो कोई मेडिसिन लेना चाहती है, अपनी साइकिल रोकना चाहती है, तो अगर उसको स्कूल से कोई एग्ज़ामिनेशन, मतलब उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उस दौरान उसको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए तो पढ़ेगी कैसे? तो हम उसको उसकी साइकिल रुकवा देते हैं फिर तो उस दौरान, ठीक है, ताकि वो अपने एग्ज़ाम्स दे लें. और फिर सबसे पहले वो ये बता रहे हैं कि जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है, विच इज़ एक्चुअली मैंने आपको बताया मेनार्की के बाद पेनफुल पीरियड्स होते हैं, तो ये इसमें कोई अंडरलाइंग कॉज नहीं होती. पेशेंट किसके साथ आएगी? फ्लशिंग के साथ आएगी, नोज़िया के साथ आएगी, ठीक है. थोड़ा सा दिल उसका ख़राब हो रहा होगा और मोस्टली ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलेटेड होता है, मतलब इसके कॉज अंडरलाइंग यही होता है. तो अब हमने ना इसको डिस्टिंग्विश करना होता है मेंस्ट्रुअल पेन जो कि एक्चुअली आता है पीरियड से पहले, और ऐसी पेन से जो कि सिर्फ ब्लीडिंग के साथ होती है,
ठीक है। मतलब कि ऐसी पेन जो पूछना है उससे कि क्या आपको पेन जो है वो मेंस्ट्रुअल मतलब मेंस्ट्रुएशन होने से पहले होती है या जब मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है तब आपको पेन हो रही होती है। तो ये आपने उससे पूछना। फिर आपने उससे पूछना है कि जब आपको मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है, मेंसेस हो रहे होते हैं, तो उस दौरान आपको एक क्लॉट्स वगैरह निकलते हो बाहर जिसकी वजह से आपकी पेन ज़्यादा होती हो। तो ये आपने उससे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो वो आपकी अगर कहती है ना कि हाँ वो जब क्लॉट्स आते हैं तो तब मुझे पेन ज़्यादा होती है, तो फिर आपने क्या करना होता है कि उनको क्लॉट्स को एक्चुअली जो है वो ऐसी मेडिकेशन देनी है जो फ़्लो को कम करें। मतलब मेंस्ट्रुअल फ़्लो जब ज़्यादा हो रहा है, कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं ना उनका मेंस्ट्रुअल फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, क्लॉट्स निकलते हैं, फिर उनको मेंस्ट्रुअल फ़्लो कम करेंगे, ठीक है, उनकी उनकी मेंस्ट्रुएशन भी बंद करेंगे, कम करेंगे। जिनकी मेंस्ट्रुएशन ज़्यादा हो रही है उनकी कम करेंगे, जिनकी मेंस्ट्रुएशन कम हो रही है फिर भी पेन हो रही है उनकी मेंस्ट्रुएशन बंद करेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज़ में होता है। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया का ये हो गया कि पेशेंट की हमने पेन को एक्चुअली डिस्क्राइब करना है कि पेशेंट की पेन मेंस्ट्रुएशन से पहले हो रही है, बाद में हो रही है, कि मेंस्ट्रुएशन ज़्यादा होने की वजह से हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी एमेनोरिया। अब सेकेंडरी एमेनोरिया जो होता है ये डिस्पेरोनिया के साथ पेशेंट्स आते हैं। उसमें क्या हो रहा था, प्राइमरी डिस्मेनोरिया में जो पेशेंट आ रही थी वो नोज़िया के साथ आ रही थी, फ्लशिंग के साथ आ रही थी, पेन के साथ आ रही थी। सेकेंडरी एमेनोरिया में पेशेंट आके कंप्लेन करेगी दैट ड्यूरिंग इंटरकोर्स मुझे पेन ज़्यादा होती है, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स मुझे पेन ज़्यादा होती है। और इसके अलावा वो ये कह सकती है कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ AUB, ठीक है, इसके साथ मुझे क्या होता है कि ब्लीडिंग भी हो रही होती है और पेन भी हो रही होती है, ठीक है। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ सेकेंडरी एमेनोरिया एसोसिएटेड होता है, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को कोई पैथोलॉजी चल रही है। ऐसे ही नहीं उसको इंटरकोर्स के दरमियान में पेन हो रही ज़्यादा, ऐसे ही नहीं उसको ब्लीडिंग हो रही एबनॉर्मल किस्म की और साथ में पेन हो रही है, कोई पैथोलॉजी चल रही है। तो फिर हम क्या करते हैं, पैथोलॉजी अगर हमें लग रहा है कोई पैथोलॉजी है तो हम ऐसे ही उसको दवाई दे के जाने देंगे, उसको ऐसे ही कहेंगे चली जाओ वापस, नहीं ना। हम उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, हम उसके एब्डोमेन उसके पेल्विस को एग्जामिन करेंगे, ठीक है। और जो है मतलब इस तरह से उसको एग्जामिन करना शुरू करेंगे। और मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं मतलब मेनार्की के बाद थोड़ी सी मतलब एडोलेसेंट्स के बाद वाली होती हैं, उनको हम इस तरह से एग्जामिन करना शुरू करेंगे। अब जो एंडोमेट्रियोसिस अगर हम सोच रहे हैं कि इसको जो है ना एंडोमेट्रियोसिस है, तो उसमें पेल्विक मास हमें मिल सकता है, ठीक है। हमें फिक्स्ड यूट्रस जो है उसमें क्या होता है कि अगर यूट्रस फिक्स हुआ हो ना तो उसमें एडहेजन्स होती हैं, ठीक है। मतलब आपको पता है ना एंडोमेट्रियोसिस में अगर फॉर एग्जांपल वो हो जाती है, एबनॉर्मल जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो यूट्रस के जो है ना साइड्स पे है, फॉर एग्जांपल ओवरी की साइड पे है, तो उससे आपको पता होगा एडहेजन्स हो जाती है, यूट्रस जो है वो इर्द गिर्द की वॉल्स के साथ ना एडहेजन जुड़ जाता है, फिक्स हो जाता है, तो वो हमने देखना है, ठीक है। और एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल्स हमें मिल सकते हैं जो कि हमें पैल्पेट होते हैं इन द पाउच ऑफ डॉगलास। पाउच ऑफ डॉगलास आपको पता होगा रेक्टम और यूट्रस के दरमियान वाले एरिया होता है, वहाँ पे हमें क्या होता है पैल्पेट होते हैं नोड्यूल्स, ठीक है। या फिर यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स जो होते हैं यूट्रस के सेक्रम के साथ जो लिगामेंट्स होते हैं वहाँ पर ये एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल्स हो सकते हैं। तो उसका सही तरह हमने एंडोमेट्रियोसिस को देखना है, एग्जामिन करना है पेशेंट के कि उसको कोई पेल्विक मास हो, उसको कोई एंडोमेट्रियल नोड्यूल्स हो, ठीक है, फिक्स्ड यूट्रस हो उसका, और इस तरह से फिर ये सब कुछ ना हमने देख लिया। अच्छा, फिर हमने ना हम सोच सकते हैं ना, मैंने आपको कॉजेस में बताया था कि इसकी कॉज में जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी आती है। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो है उसके केस में फिर थोड़े सिम्टम्स वेरी करेंगे। वो पेशेंट ना आपको हिस्ट्री देगी एबनॉर्मल डिस्चार्ज की। क्यों? क्योंकि पेल्विक इन्फ्लेमेशन चल रही है ना, अंदर कोई ऑर्गेनिजम्स बैठे हुए हैं, तो विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा होगा। पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब अजीब किस्म का डिस्चार्ज आता है, और टेंडरनेस भी होती है, फ़ीवर भी हो सकता है पेशेंट को, बिकॉज़ इसमें कोई इन्फेक्शन अगर साथ में हो जाता है तो पेशेंट फ़ीवर की हिस्ट्री भी दे सकता है। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं डिस्मेनोरिया में, जो पेशेंट जो है उसको मतलब क्लिनिशियन जो है वो उसके बारे में सोच सकता है कि बहुत सीरियस पैथोलॉजी है। वो क्या होती है, एबनॉर्मल सर्विक्स होता है एग्जामिनेशन पे, सर्विक्स की बिल्कुल एबनॉर्मल होती है। और इसके अलावा परसिस्टेंट क्या चल रही है, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, कि पेशेंट कहते हैं पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग तो बस परसिस्ट कर रही है, वो तो रुक ही नहीं रही ना,
और इसके अलावा पेशेंट कहेगा कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होती है, मेंस्ट्रुएशन के दरमियान में ब्लीडिंग होती है। तो इसमें तो आपने जैसे ही पेशेंट आपको कहेगा ना कि मुझे मेंस्ट्रुएशन के दरमियान भी ब्लीडिंग होती है और इसके अलावा जो है वो पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग बहुत परसिस्ट कर रही है, तो फिर आपने थोड़ा सा ना सीरियस हो जाना लेके केस को, ठीक है। और इंडिकेट करना है, दिस इंडिकेट्स देयर सम एंडोमेट्रियल या सर्विकल पैथोलॉजी या कोई पेल्विक मैस है जो हमें यूट्रस पे ऑब्वियस नहीं है। तो दिस इज़ एक्चुअली द थिंग। आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन किस तरह से करोगे, कुछ पेशेंट से क्वेश्चन कर लोगे जिससे आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि प्राइमरी मेनोरिया है या सेकेंडरी है। फिर सेकेंडरी में भी आपने कॉज को रूल आउट करना है पेशेंट के सिम्टम्स को देख के कि वो एंडोमेट्रोसिस है, वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, वो एक्चुअली क्या है, ठीक है। और रेड फ्लैग्स आपने जो है वो पेशेंट के सिम्टम्स को एक्चुअली देखना है कि क्या चल रहा है सिम्टम्स में। अगर सिंपली वो कह रहे हैं फ्लशिंग एंड नॉजिया तो आपने इतना मतलब इसको खतरनाक नहीं समझना। अगर पेशेंट कहता है कि पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसको आपने ज़रा सीरियस लेना है। फिर हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे ना। अब इन्वेस्टिगेशंस में वो सब कुछ नॉर्मल, एक आपको पता है कि हम इन्वेस्टिगेशन में बट नॉर्मली अगर हम सोचें तो क्या कर सकते हैं, हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, हम सीबीसी करवा सकते हैं पेशेंट की, ठीक है। अब खुद सोचें, देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ चल रही है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? कुछ स्वैब्स लेने पड़ेंगे ना ऑर्गेनिज्म को रूल आउट करने के लिए, जो आपने उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी है। तो क्या करेंगे? स्वैब्स लेंगे, ठीक है। स्वैब्स कहाँ से लेंगे? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ चल रही है, हाई विजाइनल स्वैब्स लेंगे, एंडोसर्वाइकल स्वैब्स लेंगे, ठीक है। फिर क्या करोगे आप? अल्ट्रासाउंड करोगे कि ऐसे ही छोड़ दोगे उसको? देखोगे ना अंदर कोई एंडोमेट्रोसिस का केस है तो ट्रांसवेजाइनल जो है वो अल्ट्रासाउंड आप करते हो ताकि आपको एंडोमेट्रोसिस का पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि वो जो एडिनोमायोसिस है मसल के अंदर, मायोमीट्रियम के अंदर जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो तो नहीं चला गया हुआ, लार्ज यूट्रस तो नहीं हो गया हुआ। तो आपने इमेजिंग ले लेनी है उसकी, ठीक है। फिर आता है कि अब ना आप डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी इसमें करते हो। अब ये नहीं है कि आपने पेशेंट आया साथ ही डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कर ली उसकी। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी जो है ना वो आपने थोड़े से ऐसे तब करनी है जब आपको पेशेंट कह रहा है कि मुझे ना मतलब पेशेंट के ना हिस्ट्री से पता चल रहा है कि इसको एंडोमेट्रोसिस है, ठीक है। वो मैंने आपको जो बताया है कि एंडोमेट्रोसिस की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको सजेस्ट करती हैं कि एंडोमेट्रोसिस है। कोई पेल्विक मैस फील होता है आपको, फिक्स्ड यूट्रस फील होता है, एंडोमेट्रोटिक नोड्यूल्स वगैरह फील होते हैं, इनलार्ज्ड यूट्रस जो है, ठीक है, वो हो सकता है। तो इसमें आपको थोड़े ना इस तरह के जब हिस्ट्री आपको बता रही है ना कि पेशेंट को एंडोमेट्रोसिस हो सकता है तो तब आपने करना है डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। दूसरा ये है कि जब आपने स्वैब्स करवाए हाई विजाइनल और जो है एंडोसर्वाइकल स्वैब्स आपने लिए लेकिन वो बिल्कुल ठीक थे, उसमें आपको कोई ऑर्गेनिज्म वगैरह जो है वो नज़र नहीं आया, मतलब उससे आपको कुछ पता नहीं चल रहा। अल्ट्रासाउंड आपने करवाया था, ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड, लेकिन वो नॉर्मल आया, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि सिम्टम्स अभी भी पेशेंट को हैं, पता नहीं है स्वैब्स और अल्ट्रासाउंड ने क्यों सही दे दिया, तो फिर आप डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करते हो, ठीक है। और थर्ड ये है कि पेशेंट खुद चाहता है कि मुझे कोई डेफिनेट डायग्नोसिस मिले, वो रीअश्योर करने के लिए ना कि उसका पेल्विस बिल्कुल ठीक है, उसको ज़रा वहम उसका दूर करने के लिए ना हम ये करते हैं। अदरवाइज़ मेनली जो हम ये करते हैं ना डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, वो उस केस में करते हैं कि पेशेंट को हिस्ट्री सजेस्ट कर रही है, दूसरा ये कि पीछे वाले काम नहीं किए स्वैब्स और अल्ट्रासाउंड, ठीक है, और तीसरा ये कि पेशेंट की अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो अब जो है अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि अब हिस्ट्री के अंदर हमने देख लिया कि कौन सी पैथोलॉजी है तो हमने कौन से सिम्टम्स को लेके चलना है। अगर पेशेंट जो है उसको सर्वाइकल स्टेनोसिस है, ठीक है, हिस्ट्री से हमें पता चल रहा है कि उसको सर्वाइकल स्टेनोसिस है, तो फिर हम क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड गाइडेड हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमारी एंडोस्कोपी होती है ना, वैसे ही हमने यूट्रस को देखने के लिए ना ये हिस्ट्रोस्कोपी रखी हुई है। ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड होती है, ऊपर हमने अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं और नीचे से हम जो है वो एंडोस्कोपी कर रहे होते हैं, उसकी हिस्ट्रोस्कोपी कर रहे होते हैं यूट्रस की, ठीक है, कि फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन हो सके कि क्या चल रहा है अंदर, सर्वाइकल स्टेनोसिस तो नहीं है उसको मेनली देखने के लिए। लेकिन जो सर्वाइकल स्टेनोसिस होती है ये इतनी मेजर कॉज नहीं है डिस्मेनोरिया की, और इसमें जो है फिर ये हम इन्वेस्टिगेशन इतनी नहीं करते, ठीक है। और लेप्रोस्कोपी जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है उसके लिए हम नहीं करते होते, मैंने उसकी इंडिकेशंस आपको बता दी हैं लेप्रोस्कोपी की, ओके।
उसके बाद आता है कि हमने मैनेज कैसे करना है। ये सारी आपको हिस्ट्री वगैरह मैंने आपको इसलिए बताई है कि आपको पता चल जाए कि व्हाट इज़ एक्चुअली द केस। अब हमने मैनेज कैसे करना है, तो सबसे पहले पेशेंट इज़ हैविंग द पेन, ठीक है, डिस्मेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, तो आप क्या करोगे पेन के लिए, एनाल्जेसिक्स दोगे ना उसको, ठीक है। तो एनसेड्स दे देते हो आप। एनसेड्स कौन कौन सी आपको वैसे नाम आता होगा, नेप्रोक्सिन का नाम सुना होगा आपने, इब्रूफिन हो गया, मेफिनेमिक एसिड हो गया, ये आप दे सकते हो पेशेंट को। फिर अब क्या मैंने आपको बताया था कि पेशेंट को पेनफुल मेंस्ट्रुएशन चल रही है, उस दौरान उसके फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, उसने एग्ज़ाम्स देने हैं, तो वो कह रही है कि मैंने एग्ज़ाम्स देने हैं, मुझे पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, मैं पढ़ूंगी कैसे। तो हम क्या कहते हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लो, इससे तुम्हारी जो है वो मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगी, ठीक है। तो इट इज़ एक्चुअली वाइडली यूज्ड, लेकिन ये ज़्यादातर जो है ट्रीटमेंट इतना इसका इफेक्टिव नहीं है। कहते हैं प्रोजेस्टेंस जो है ना, अगर हम हाल ही देते हैं, ठीक है, ओरल दे सकते हैं, ठीक है, या पारेंट्रल प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं, ये ज़्यादातर जो है इन्वोल्यूशन करवाता है और एमेनोरिया कॉज करवाता है, तो ये हम देते हैं प्रोजेस्ट्रोजेंस, जिसमें पारेंट्रल भी दे सकते हैं, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन या इटोनोजेस्ट्रल या ओरल डीसोजेस्ट्रल दे सकते हैं, ठीक है। फिर आता है LNG-IUS, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है LNG-IUS, ये एक्चुअली है हमारी लिवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, ठीक है, जिसमें एक्चुअली आता है हमारी मायरिना, ठीक है। लिवोनॉर्जेस्ट्रल LNG जो है IUS, ये एक्चुअली जो है बहुत बेनिफिशियल है डिस्मेनोरिया के लिए, ठीक है। और जितने भी हमारे अंडरलाइंग कॉजेज़ हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, इनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है बिफोर लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी करने से पहले हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यही देते हैं LNG-IUS, ठीक है। फिर आता है लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे हमने लाइफस्टाइल चेंजेस जो सबसे पहले आपको लिखनी चाहिए ना, मतलब सबसे पहले आपको ऐसे लिखना चाहिए मतलब जो आप पेशेंट को काउंसल कर रहे हो, ठीक है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पेशेंट की कर रहे हो, उसके बाद आप मेडिकेशंस की तरफ आओगे और फिर फर्दर। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में हम पेशेंट को वही कहेंगे कि फ़ैट कम करो, वेजिटेरियन डाइट लो, ठीक है, और इस तरह से। उसके बाद आता है जिसमें एक्चुअली क्या होता है कि पेल्विस की तरफ ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है इससे। और फिर हीट मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है ना ओल्ड फैशन थेरेपी है, जो वो जो बड़े से बैग के अंदर पानी गर्म डाल के ना, तो ये पेशेंट को करते हैं। तो ये जो है बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर, मतलब एज़ इफ़ेक्टिव एज़ एनसेड्स। तो आप दवाइयों को अगर परहेज़ करना चाहते हो तो आप इसकी तरफ हीट की तरफ आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपकी GnRH एनालॉग्स, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए भी हम नहीं देंगे क्योंकि इससे ईस्ट्रोजन बिल्कुल डाउन चला जाता है। तो इनको जस्ट हम जो है वो मैनेज कर सकते हैं सिम्टम्स के लिए, उसको लिए दे सकते हैं, ठीक है। या हम हिस्टेक्टमी जो है उसके वेट कर रहे हैं, हमने हिस्टेक्टमी पेशेंट की करनी है और उससे पहले हम थोड़ा सा GnRH एनालॉग्स जो है वो दे देते हैं, ठीक है। और तो ये होता है कि मतलब सिंपली हम GnRH एनालॉग को ना फर्स्ट लाइन नहीं देते, हम फर्स्ट लाइन उनको ही रखते हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं और ये वो, ठीक है। इनको ना हम जस्ट हिस्टेक्टमी करने से पहले थोड़ा सा दे देते हैं। और लास्ट ऑप्शन यू नो दैट हर जगह पे क्या होता है मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद सर्जरी, और सर्जरी में भी हम क्या करते हैं, सर्जरी में फिर हम उसका जो है वो कर लेते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एंडोमेट्रियोसिस है तो उसकी हम ट्रीटमेंट कर लेंगे, या जो भी अंडरलाइंग कॉज होगा उसकी हम सर्जिकली उसको रिमूव कर देंगे। इसमें हम ना कर सकते हैं कोई ना रेडिकल हिस्टेक्टमी कर सकते हैं और बायलेटरल सेल्फिंजेक्टमी कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मैं एडिशनल बात बता दूं, वैसे हमने फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यही रखा हुआ था कि लाइफ चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, हीट, ठीक है, और फिर एनसेड्स रख लिया, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स LNG-IUS रख लिया। फिर मैंने आपको बताया कि सेकंड लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है। सेकंड लाइन ट्रीटमेंट ना हम कभी कभार कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी देते हैं, बुक में नहीं लिखा हुआ, बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेंट्स देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हम नाइफ्टिपिन दे देते हैं, और जो है ना बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेंट्स में हम टर्ब्यूटालीन दे देते हैं। ये भी हम कभी कभार जो है रिलैक्सेशन वगैरह के लिए करते हैं, और इसके अलावा ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और ये एक्चुअली चीज़ थी। और इसके अलावा हम टेंस कर सकते हैं, एक्यूपंक्चर कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, फिर वाइटामिन कुछ दे सकते हैं, विटामिन B, थायामीन, जैसे हमने प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में दिया था, मैग्नीशियम दे दिया, चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन, ये कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो साथ साथ हम दे सकते हैं। अदरवाइज़ यही जो है हमारी है। सो दिस इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट द डिस्मेनोरिया, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले डिस्मेनोरिया होती क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या है, स्क्रीन एग्जामिनेशन में हम कैसे
पहुँचेंगे अपने कॉज की तरफ, एग्जैक्ट कॉज की तरफ। इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या हम करवाएंगे, स्वैब्स करवा लेंगे, अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करवा लेंगे, हिस्ट्रोस्कोपी करवा लेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट में मैंने आपको फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन पढ़ाया, और फिर लास्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया कि GN रेटिनोलॉग्स और सर्जरी होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट।